प्रकृति को पोषित की जाने वाली मानवीय मूल्य, यानी कि इंसान को प्रकृति को बचाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, ये थोड़ा सा आज हम लोग देखेंगे। अब सवाल आता है कि प्रकृति को हम लोग बचाए क्यों, प्रकृति बचाना क्यों जरूरी है। तो अगर प्रकृति नहीं बचेगा तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि सब जीव, जितने भी जीव हो, चाहे वो मानव हो चाहे कोई भी छोटा से छोटा जीव हो, ये सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। अगर प्राकृतिक खत्म तो हम लोग खत्म। हम लोग जिस धर्म के हैं, सनातन धर्म के, इस धर्म में प्राकृतिक पृथ्वी को माँ कहा जाता है। हम लोग पृथ्वी को माँ कहते हैं और इसकी पूजा करते हैं। उसका रीजन क्या है? तो यही इसका रीजन है कि हम लोग को भूगोल बताता है कि इंसान का डायरेक्ट संबंध भूगोल से है, प्राकृतिक से है, इस पृथ्वी से है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो हम लोग की जीवन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे हम लोग को पोषित हमारे माता पिता करते हैं, माता पिता हम लोग को जन्म देते हैं, घर देते हैं, पहनने के लिए कपड़ा देते हैं, खाने के लिए अन्न देते हैं, जहां से भी खरीद के जैसे भी लाएं, कमा के लाएं, मेहनत से लाएं, और बहुत चीज हम लोग के लिए करते हैं। हम लोग पढ़ने आते हैं तो उसके लिए पैसा देते हैं। इतना चीज हम लोग के लिए कौन करता है? हमारे माता पिता करते हैं ना। और तब हम लोग कहते हैं शान से कि ये हमारे माँ है, ये मेरी माँ है और ये मेरे पिताजी हैं, कहते हैं हम लोग। क्योंकि क्यों? क्योंकि यही रीजन है कि भाई ये मेरी जन्मदाता है, जो माँ मेरे लिए की है, चाहे मेरे पापा जो मेरे लिए की है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग को दिखता है, लेकिन जितना अहमियत उन लोग का है हम लोग के जीवन में, उतना ही अहमियत इस प्रकृति का भी है। बल्कि अगर हम कहें तो उससे ज्यादा अहमियत है। क्यों है? क्योंकि हमारे माता पिता को भी प्राकृतिक ही जिंदा रख रहा है और हमको भी प्रकृति ही जिंदा रख रहा है, दोनों आदमी को। अगर एक पल हम सोचते हैं कि अगर हमको कपड़ा, एक कपड़ा है हमारे पास, तो उससे हम बहुत दिन तक पहन के रह सकते हैं। अगर 2-3 टाइम अगर हमको खाना नहीं मिले तो उसके बगैर भी हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन क्या अगर हमको हवा ना मिले तो हम जीवित रह सकते हैं? हवा अगर नहीं मिले तो, ऑक्सीजन नहीं मिले तो 1 या 2, 3 या 5 मिनट में इंसान मर सकता है। पानी नहीं मिले तो 3-4 दिन में इंसान मर सकता है। तो ये सब हमको कौन दे रहा है? प्राकृतिक। और इसीलिए प्राकृतिक को माँ कहा जाता है। और यही तुम्हारा इंसान और प्रकृति का क्या है? तुम्हारा डायरेक्ट संबंध है। और यही लोगों को नहीं समझ में आ पाता है। पृथ्वी पे ही सब चीज है। पृथ्वी पर ही पेड़ पौधा है, पृथ्वी पर ही हम घर बना के रहते हैं, पृथ्वी पर ही हम अन्न उगाते हैं। सब चीज हमको कौन देता है? पृथ्वी। और उसके द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए पृथ्वी को हम क्या मानते हैं? माँ। अगर पृथ्वी हमको इतना चीज दे रहा है, प्राकृतिक हमको इतना चीज दे रहा है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि हम लोग इसको बचाएं? लेकिन आजकल के युग में इंसान बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब इंसान क्या हो गया ना कि पूर्णतः प्राकृतिक पर डिपेंड हो गया है, जिसके चलते प्रकृति का दोहन हो रहा है और तुम्हारा प्रकृति क्या हो रहा है? धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इंसान को ये पता नहीं कि जैसे ही प्राकृतिक समाप्त होगी वैसे ही हम लोग भी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इस धरती का पूरा जीव, इस पृथ्वी का पूरा जीव, चाहे कोई भी जीव हो, वो तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि केवल माँ कहने से कोई प्राकृतिक या पृथ्वी माँ नहीं हो जाती है। माँ के लिए कुछ करना पड़ता है। तो प्रकृति को बचाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए? हम इंसानों का, क्योंकि इस धरती का सबसे अगर बुद्धिजीवी अगर जीव है तो वो तुम्हारा इंसान है। इंसान के पास महसूस करने की क्षमता है, इंसान के पास संवेदना है, इंसान के पास फीलिंग है। बाकी जीवों के पास ये नहीं है। इसलिए इस धरती का सबसे बुद्धिमान जीव किसको कहा जाता है? इंसान को कहा जाता है। तो इंसान की फर्ज है। और तुम लोगों को पता है कि इस धरती का सबसे बुद्धिजीवी जीव इंसान ही है। और प्रकृति को सबसे ज्यादा कोई मतलब नष्ट करता है तो वो तुम्हारा मनुष्य ही है, मानव ही है, इंसान ही है सबसे ज्यादा। बाकी किसी भी जीव के द्वारा प्रकृति को उतना नष्ट नहीं किया जाता है जितना इंसानों के द्वारा किया जाता है। इतना बुद्धिजीव
होने के बावजूद भी। तो अब थोड़ा सा, चूंकि अब देखो बहुत लोग को नॉलेज भी नहीं है कि प्राकृतिक से क्या संबंध है, पृथ्वी को हम लोग माता क्यों कहते हैं। बहुत लोग इस पे व्यंग भी कसने लगेंगे, क्या रे पृथ्वी को माता कैसे कहेंगे, प्रकृति को माता कैसे कहेंगे। तो ये लोगों को बताना भी पड़ता है, बहुत लोग जानते भी नहीं है। उस नहीं जानने के कारण प्रकृति को क्या करते हैं, प्रकृति को नष्ट करते हैं, चाहे जाने अनजाने में प्रकृति को कष्ट पहुंचाते हैं, नहीं पता है। तो ये जो लोग पढ़े लिखे हैं उनका ये काम है कि लोगों को बताएं कि प्राकृतिक का मतलब क्या होता है। जल को वेस्ट ना करें, पानी को वेस्ट ना करें, पेड़ पौधे को ना काटे बल्कि लगाएं, और बताएं कि इनका क्या महत्व है। कि आप जो भी आज आप बिना मोबाइल के जी सकते हैं, बिना टीवी के जी सकते हैं, ठीक है, और बिना चप्पल जूता के जी सकते हैं, लेकिन हवा के बिना नहीं जी सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते हैं। और ये हमको पेड़ पौधा से मिलती है। अगर ऐसे ही पेड़ पौधा कटते गया तो वो ये सबका फिर कोई फायदा नहीं है, जो चीज आधुनिकता है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि प्रकृति को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो प्रकृति को पोषित की जाने वाली मानवीय मूल्य क्या क्या है, तो देखते हैं हम लोग। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता यानी पर्यावरण का मतलब क्या, हम लोग के आसपास में जो प्राकृतिक है, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधा, जितने भी चीज है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण। यानी कि इस पृथ्वी का हर जीव जो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, हम इंसान भी, जानवर भी, पेड़ पौधे भी, नदी, झील, झरना, पहाड़, ये सब चीज तुम्हारा क्या है, पर्यावरण है। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता यानी इन सब चीजों के प्रति जागरूकता, पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता, छोटे छोटे बड़े बड़े जानवरों के प्रति जागरूकता। इनको अगर हम लोग सुरक्षित रखेंगे तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। अगर ये सब सुरक्षित नहीं रहेगा तो इंसान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उसके बाद अनुशासन, अनुशासन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, कि हमको अगर कोई मान लो कि हम पहले अनुशासित होंगे, हम पेड़ पौधा के प्रति, प्रकृति के प्रति जागरूक होंगे, तभी ना लोग हमको देख के जागरूक होंगे। जब हम भी जागरूक नहीं है तो लोग क्या होंगे, तो हम लोग को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उदारता, उदारता मतलब कि प्रकृति के प्रति उदारता। उदारता शब्द यानी कि सीधे भाषा में समझो कि प्राकृतिक से मोह, जैसे हमको अपने माता पिता से मोह होता है, भाई बहन से मोह होता है कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, बात है समझ में, हमको कुछ कर दो लेकिन इनको कुछ मत करो। तो वैसे तुमको प्राकृतिक से भी प्रेम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम बता दें कि प्राकृतिक यानी कि माता पिता हैं, क्योंकि प्राकृतिक के कारण ही हमारे माता पिता हैं और माता पिता के कारण हम हैं। तो अगर इस तरीका से देखा जाए तो सबसे बड़ा क्या हुआ, प्राकृतिक। तो प्रकृति के प्रति भी हम लोग को उदारता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा देखते हैं सहनशीलता। सहनशीलता यानी कि थोड़ा सा सहने की भी क्षमता होनी चाहिए। मान लो कि हमारे घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ है, चाहे कुछ दूरी पर, उससे हमको कष्ट हो रहा है, हम तुरंत दाब उठाएं, जो भी उठाना है उसको उठा के काट दिए। हमारे अंदर सहनशीलता है ही नहीं। हम लोग को पता ही नहीं कि एक जो ये ऑक्सीजन, ये एक बड़ा ये पीपल का पेड़ है, चाहे नीम का पेड़ है, पूरे गांव को ऑक्सीजन दे रहा है। हम पल भर में उसको किसी को बुला के उसको कटवा दिए, उसको नष्ट करवा दिए। ठीक है, तो उस पेड़ को भी बचाना है, बचाने के लिए सहनशीलता होनी चाहिए। थोड़ा सा लाभ के लिए जो पेड़ हजारों साल तक ऑक्सीजन देता, चाहे सालों सालों से ऑक्सीजन देते हुए आ रहे हैं, उसको हम पल भर में क्या कर दिए, कटवा दिए। ठीक है, एक बड़ा पीपल का पेड़ हो, चाहे एक बड़ा बरगद का पेड़ हो, वो पूरे एक गांव को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन जो भी प्राकृतिक से चीज हम लोग को मिलता है, लगता है कि फ्री में मिलता है, इसलिए हम उसको बर्बाद करते हैं। चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे तुम्हारा जल हो, वही चीज खरीदने जाएंगे, जल खरीदो जाके, ट्रेन में लोग खरीदते हैं तो 20 रुपया मिलता है, क्या उसको हम लोग बर्बाद करते हैं? एक एक कुल्ला पीते हैं, कोई मांगता है तो देते भी नहीं है। वही जब किसी का एक्सीडेंट होता है, चाहे तबीयत खराब होता है, तो वही डॉक्टर जब ऑक्सीजन चढ़ाता है तो एक दिन का 20-20 हजार, 50-50 हजार हॉस्पिटल के अनुसार चार्ज करता है। वही ऑक्सीजन जो हमको पेड़ से, पौधों से फ्री में मिलता है, हम लोग को पता तक नहीं है, उस पेड़ को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। तो ये समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सहनशीलता, उसके बाद परस्पर सहयोग, यानी कि प्रकृति के प्रति परस्पर सहयोग, यानी कि कोशिश करें कि हम भी पेड़ पौधे लगाएं और लोग को भी जागरूक करें कि आप लोग भी पेड़ पौधा लगाएं, और जो लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं उनका सहयोग भी करें। अगर कोई
आदमी ये सब काम कर रहा है तो उनके साथ मिल के और उनके साथ जागरूकता करे और सहयोग भी करे। प्रकृति के प्रति प्रेम ये बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि हमको प्रकृति के प्रति प्रेम रहेगा तब ये सब चीज हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि जैसे हमको अपने किसी अपनों से प्रेम होता है, जैसे अपने माता पिता भाई बहन दोस्त, वैसे हम लोग प्राकृतिक से भी प्रेम करें। जैसे हम इन लोग के बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे ही कोशिश करें कि हम प्राकृतिक के बिना भी नहीं रह सकते हैं। तो प्राकृतिक से प्रेम भी जरूरी है। उसके बाद संवेदनशीलता, यानी संवेदनशीलता के मतलब कि तुम्हारा जो भी ये पर्यावरण है प्राकृतिक है उसके प्रति संवेदनशील रहे, यानी कि हमेशा एक्टिव रहें। ये नहीं कि कुछ दिन तक जागरूक रहें उसके बाद छोड़ दिए। यानी कि पेड़ पौधा के लिए हमेशा हम लोग को संवेदनशील, यानी कि एनी टाइम सालों सालों तक उसके लिए हम लोग को जागरूकता फैलाना पड़ेगा, तब जाके हमारे चलते 1 या 2 या 3 या 10 आदमी समझ पाएंगे और उनके चलते कुछ लोग समझ पाएंगे। तो हम ही जब तक पूरा संवेदनशील नहीं रहेंगे तो दूसरा कोई कैसे रहेगा। उसके बाद सामंजस्य, यानी पेड़ पौधे प्रकृति के प्रति सामंजस्य बना के रखना। सामंजस्य यानी कि सामंजस्य का मतलब समझो कि उनके साथ मिलजुल कर रहना, बताया समझ में, उनको अपने करीब रखना, यानी कि प्राकृतिक से जुड़ के रहना, उनकी सेवा करना, उनके समतुल्य रहना, उनसे मतलब सामंजस्य बैठा के रखना। तो इतना चीज हम लोग करेंगे तब तुम्हारा प्राकृतिक क्या हो सकता है, बच सकता है। और नहीं तो तुम्हारा प्राकृतिक नहीं बचेगा, और नहीं बचेगा तो फिर हम भी लोग नहीं बचेंगे। तो छोटी छोटी बातों पे, जैसे आजकल गांव में नल जल योजना चला है, तो खैर पूरे सरकार तो उसको पूरा तेजी से चला रहा है, लेकिन गांव के लोग अभी जल का सही तरीका से यूज नहीं कर रहे हैं। देखो तुम लोग यहाँ पे पूरे खेत में लोग क्या किए हैं, नल लगा दिए हैं। लोग पानी पिए चाहे नहीं, लेकिन पूरा उस नल से क्या करते हैं, वो खेत को पटा रहे हैं। उससे पानी तुम्हारा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही दिन दिन, और मान लो कि खेत पट गया है, चलो मान लो कि खेत पटा भी रहे हैं, तो खेत पट गया उसके बाद वो खुला है पूरा, उसमें पानी गिर रहा है इधर रास्ते पर इधर उधर, कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई उसको बंद करने वाला नहीं। हम कहीं पे जाते हैं तो देखते हैं कि ऐसे ही पानी गिर रहा है, तो जाके हम उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो ये सब अभी लोगों को नहीं पता है। तुम लोगों को पता नहीं है कि आज जितने भी स्टेट पानी के लिए तरसते हैं, आज से 40-50 साल पहले उन लोगों के पास भी अपना पानी था और उन लोगों के पास भी जमीन से पानी निकलता था, लेकिन वो भी लोग ऐसे ही पानी का मिसयूज किए, तो आज लोग पानी के लिए तरसते हैं। दूसरे स्टेट से वहां पे पानी जाता है और पानी के लिए लंबा लंबा कतार लगाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है। तो वो भी दिन दूर नहीं है कि जब बिहार में भी पानी की किल्लत होगी, हम लोग के गांव में भी पानी की किल्लत होगी। आज तुम लोग को जहां तक पता है कि पहले के जो हम लोग के पूर्वज हैं, पापा हैं, दादा हैं, अगर उन लोगों से पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे कि क्या पहले भी इतना पानी का किल्लत था, तो वो लोग बोलेंगे नहीं, पहले 30 फुट 35 फुट 25 फुट पर पानी निकल जाता था, अच्छा पानी पीने वाला। और आज 200 250 500 फीट जाना पड़ता है हम लोग के गांव में पानी निकालने के लिए। पहले कल नहीं सूखता था, आजकल सारा कल सूख जा रहा है। यानी कि इससे क्या पता चला कि पानी का लेयर नीचे जा रहा है, और इसका रीजन क्या है, तो हम लोग पानी को बर्बाद कर रहे हैं, जितना यूज है उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग के पास भी दिन दूर नहीं है कि हम लोग को भी पानी खरीदना पड़ेगा और दूसरे स्टेट से पानी आएगा। ठीक है, तो प्रकृति को बचाने के लिए बहुत सारा सहयोग करना पड़ेगा, खास करके वो लोग जो युवा हैं, स्टूडेंट हैं, जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, क्योंकि यही लोग जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि यही लोग जानते हैं कि प्रकृति से हम लोग का क्या संबंध है। ठीक है।